नमस्कार। प्रश्नकाल के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ। हमारे साथ आज चर्चा के लिए इस अंक में एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं तरुण चुघ साहब। आप बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ आप दिल्ली चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी हैं। चुघ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार में। सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। चुघ साहब, दिल्ली की धड़कन क्या कह रही है? 1998 के बाद का सिलसिला दोबारा कायम हो पाएगा? ऐसा है कि दिल्ली की धड़कन में मोदी बसे हैं। 2015 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, दिल्ली की जनता ने मोदी के हक में वोट दिया है। चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव था, चाहे लोकसभा का चुनाव था, और अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली दिल्ली की सरकार यानी भाजपा की सरकार, एक अच्छी सरकार, जिम्मेवार सरकार चुनने जा रहे हैं। तरुण जी, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, 2014 के मत प्रतिशत को देखें, दिल्ली में लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आपके प्रदर्शन को देखें, 2019 की तस्वीर देखें, तो ज़बरदस्त, शानदार, जो भी कहे सब कम होगा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन विधानसभा की जब तस्वीर आती है तो मत प्रतिशत बिल्कुल घट जाता है, आधे के आसपास पहुंचता है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं? ऐसा कि मत प्रतिशत तो हमें 33% मिला था और इस बार हमने 50% वोट का टारगेट लिया जी। 2015 में केजरीवाल अन्ना हजारे जी के नाम पर सामने आए थे और एक बहुत बड़ा छलवा, झूठ का एक गुब्बारा उन्होंने तैयार किया था जो आज टाएं टाएं फिस हो चुका है। और अब केजरीवाल एक पॉलिटिकली एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। दिल्ली की जनता को एक बार लगाओ, 10 बार लगाओ, ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन असर करने वाला नहीं है। सर, लेकिन केजरीवाल का ये कहना है, वो अक्सर ये कहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प कौन है, तो दिल्ली में दरअसल बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुनती है और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना होता है उसकी घोषणा भी होती है। इसलिए ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय लेने का है कि उनको किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है या पार्टी की कोर कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बड़ा नेता, एक संगठित 30,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम, हर बूथ पे पंच परमेश्वर, और पंच परमेश्वर बूथ से लेकर ऊपर तक की कड़ी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद संगठन मंत्री, सभी एक लंबी टीम। हमारे पास 8 सांसद हैं जो सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, जनता के मध्य हैं, जिनकी एक छवि है, जिन्होंने अभी ताज़ा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी दोनों को हराया है। चलिए, इस बात को मान लेते हैं चुघ साहब। फिर भी एक सवाल ये बनता है, आपने कहा कि मत प्रतिशत में इजाफा कैसे हो विधानसभा चुनाव में, आपने 50% से ऊपर का लक्ष्य रखा है। सवाल ये है कि झारखंड में अभी हाल में चुनाव परिणाम आए हैं, मत प्रतिशत में झारखंड में भी इजाफा हुआ, पर सरकार में आते आते बीजेपी रह गई। लगता है कि दिल्ली में ऐसी परिस्थितियां नहीं दोहराएगी जैसी झारखंड में हुई। ऐसा कि झारखंड में हम सत्ता में थे, सत्ता में रहने के बाद हमारे सामने एक बड़ा गठबंधन बना, इसके बावजूद ज़्यादा वोट हमें मिले, लेकिन जीत का प्रतिशत बड़ा माइनर रहा। लेकिन दिल्ली की में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। यहाँ सत्ता में केजरीवाल है और एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है। जनता उनको वादा खिलाफी का राजा बागती है। इसलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि छलिया अब तो छल नहीं सकेगा। हालांकि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी ये कहती है कि हमने दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदल दी, हमने शिक्षा की तस्वीर बदल दी, हमने महिलाओं को फ्री बस सेवा दे दिया, हमने बिजली 200 यूनिट तक फ्री कर दी, मुफ्त पानी की व्यवस्था हमने बेहतर कर दी। अमिताभ जी, इससे कितने अमिताभ जी, आपने शब्द का प्रयोग किया केजरीवाल सिसोदिया की जोड़ी। केजरीवाल साहब नाराज हो जाएंगे। वो जोड़ियों में काम नहीं करते, वो अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं और इसका दर्द सिसोदिया साहब के आसपास रहने वालों ने भुगतना शुरू कर दिया है। और एक लंबी लिस्ट है। नंबर 3 पे कौन है केजरीवाल सरकार में, वो भी दुखी है, नंबर 4 वाला भी दुखी है और जनता भी दुखी है। और यही चुनाव था 2015, इतनी बड़ी टीम थी, आज उस टीम में शाजिया आलम उनके साथ नहीं है, अन्ना जी उनके साथ नहीं है,
कुमार विश्वास उनके साथ नहीं, जोगिंदर यादव उनके साथ नहीं, प्रशांत भूषण उनके साथ नहीं। कहाँ गए वो लोग? क्या कमी है कि केजरीवाल साहब अब 5 साल की यात्रा में अपने साथ उन 5 मित्रों को रख नहीं सके? क्या आपके स्वभाव की कमी है कि आपके अहंकार का कारण है? इसलिए छोड़िए इन बातों को। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि छलिया केजरीवाल को सबक सिखाना है, वादा खिलाफ केजरीवाल को सबक सिखाना है। तो ये जो केजरीवाल की बदली हुई पॉलिटिक्स है, एको हम द्वितीय नास्ति की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है कि केजरीवाल उसकी वजह से दोबारा फिर अपना वो बना पाएंगे, बचा पाएंगे, या उसकी वजह से ही वो डूब जाएंगे? ऐसा है कि केजरीवाल अपने भार से ही गिरने वाले हैं, उनको उबरने का कोई मौका नहीं है। दिल्ली की जनता जब मन बनाती है, वो यही जनता है जिसने छप्पड़ फाड़ के दिया था जी, और यही जनता है उतनी ही तेज़ी से वापस लेने वाली है। यही रिकॉर्ड जो 2019 मई में बना था, वो 2020 फरवरी में बनने जा रहा है। चूँकि आप पंजाब मूल से भी हैं, पाकिस्तान की जो पूरी परिस्थिति है और उसमें जिस तरीके का रुख कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रहा है, उसका भी असर आप देखते हैं क्या? ऐसा है कि लड़ाई है दूसरी और तीसरी की। कांग्रेस दूसरे पे रहेगी कि आम आदमी पार्टी दूसरे पे रहेगी। हम नंबर 1 पर 19 में थे, 20 में रहने वाले हैं। आपकी पार्टी के ऊपर इन दिनों एक आरोप बहुत गहरे तौर पर चस्पाया जा रहा है, चूँकि आप पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने ही लोगों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है। क्या वाकई बीजेपी की सरकार धार्मिक आधार पर मुस्लिम बिरादरी के साथ विभेद करती है? ऐसा कोई भेद नहीं होता। हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे स्कीम्स हो। वो किसी से पूछते नहीं हम कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है। और उसका कारण है आज नरेंद्र मोदी जी पर 0 करप्शन का आरोप है। उसका कारण है कि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर कुछ कर पा रही है। उसका कारण है कि देश के अंदर सांप्रदायिक वातावरण शांत हुआ है। आप देखिए अल्पसंख्यकों के लिए कितनी स्कीम है, स्किल में अलग से स्कीम है, फाइनेंस में अलग स्कीम है, हर जगह पे। ऐसा ना लगे कि अल्पसंख्यक समाज पिछड़ गया। उनको खींच के आगे लाना, अपने साथ खड़ा करना, ये मोदी जी का स्पष्ट व्यू है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक बिरादरी के भीतर केवल एक मुस्लिम बिरादरी को लेकर जो सरकार का नज़रिया है, उसके लिए घुसपैठिया क्यों? बाकी के लिए घुसपैठिया नहीं, बाकी शरणार्थी होते हैं, केवल मुसलमान ही घुसपैठिए क्यों बन जाते हैं? जो ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये भ्रम ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारी मतों से जीत निश्चित होने वाली। आपकी पार्टी के बड़े नेता अटल जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बचना चाहिए, व्यवस्थाएं बचनी चाहिए, संविधान बचनी चाहिए। इस दिल्ली के भीतर कई और परिस्थितियां इस वक्त हाल के पीछे हफ्तों को अगर देख लें तो कई तस्वीरें रही हैं। एक तस्वीर जेएनयू की है, एक तस्वीर जामिया की है। सीए हमारी कमिटमेंट है, ये आज से नहीं है, जनसंघ के समय से है। 370 हमारी कमिटमेंट है, आज से नहीं है। 370 जब जनसंघ का गठन हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब बलिदान दिया था, तब भी हम वहीं खड़े थे, आप भी खड़े हैं। ये चुनाव हमने 19 का भी इसी पे लड़ा, 14 का भी इससे पे लड़ा था, 9 का भी इस पे लड़ा था। और आप बताइए, क्या हिंदू बेटी और मुस्लिम बेटी में भेद करना चाहिए? क्या मुस्लिम बेटी के साथ हो रहे अन्याय के लिए कानून नहीं बनना चाहिए? हिंदू बेटी पर अन्याय होता था तो हमने दहेज पर कानून बनाया था कि नहीं बनाया था? सख्त सजाएं दी थी। और आज हिंदू बेटी पे अन्याय हो रहा है तो उसको हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ा जा रहा है? बेटी को आप तलाक के माध्यम से उसके जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, और वो एक बार मौखिक या व्हाट्सएप से या SMS से तलाक लिख के भेज देंगे तो क्या उस बेटी के जीवन को स्टेट सरकार होने देगी? क्या होना सही है क्या? और रही बात सीए की, देश को ज़रूरत थी। मेरे को बताइए कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी का मतलब ये था विभाजन। और विभाजन क्या? जो लोग मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे, जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी, डायरेक्ट एक्शन का जो प्रस्ताव था जी, उसके आधार पर 2 देश बने। लेकिन 2 देश क्या, 2 स्टेट्स को बांटा गया, एक पंजाब
और एक बंगाल। और पंजाब में जो लोग बांटे गए वो वही परिवार थे। एक परिवार गुजरांवाले में रहता था, एक परिवार अमृतसर में रहता था, एक जलंधर में रहता था, एक मिंटकुमरी में रहता था, एक चंग में रहता था, एक लुधियाना में रहता था। विभाजन हो गया, वहाँ जो 2.25 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। ऐसे समय में लगभग 23% आबादी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की रह गई, सिखों की रह गई। अब जब विभाजन हुआ तो उसको तो लगता था कि महात्मा गांधी ने कहा है कि सुरक्षा होगी, नेहरू लियाकत समझौता हुआ सुरक्षा होगी, लेकिन हालात क्या बने कि 95% पॉपुलेशन ऑफ मिनॉरिटीज आज लुप्त है पाकिस्तान में। 95% पॉपुलेशन कहाँ गायब हो गई? मार दी गई, लव जिहाद हुआ, उनकी बेटियों को गवाह किया गया और जबरन निकाह किए गए, योजनाबद्ध तरीके से अत्याचार हुए। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद भी हुए, जॉयल हुक के समय में भी हुए, लगातार वो क्रम जारी है। और उनमें से कई लोग अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपनी पुत्रवधियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए भारत के अंदर आके ठहर गए। उन्होंने शरण ली भारत में, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था, नेहरू जी का कमिटमेंट है लियाकत नेहरू समझौता, हमारा कमिटमेंट था महात्मा गांधी के रूप में, हमारा कमिटमेंट था मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि वहाँ बैठे सिखों की, ननकाना साहब की, करतारपुर साहब की, गुरुद्वारों की, कटासराज की, मंदिरों की सुरक्षा होगी। पैक्ट हुए हैं। आज वहाँ भेड़ बकरियाँ बांध रहे हैं मंदिरों में, आप मूर्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप गुरुद्वारों पर हमले कर रहे हैं, और वहाँ बैठा व्यक्ति कहाँ जाएगा? बताइए कहाँ जाएगा? और आज वो भारत में शरण लिया हुआ है। उस शरणार्थी को जो 2014 से पहले इस देश के अंदर शरण ले चुका है, यानी जो 2014 से पहले जिस कांग्रेस की सरकारों के समय में जो यहाँ आ चुका है, उसको नागरिकता देने का काम सीएए के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और क्या हम ही डिमांड कर रहे थे? हमने तो निर्णय लिया है। डिमांड तो मनमोहन सिंह जी भी कर रहे थे, डिमांड तो कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री कर रहे थे, वादा तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री ने किया था, वादा तो भारत के सबसे महान पुरुष महात्मा गांधी ने किया था। हमने तो गुर्दा दिखाया उसको लागू करने का। हमने स्पष्टता से बात रखी कि ये कानून भारत रहने वाले किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता। जो धार्मिक उमांद से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो वहाँ की मिनॉरिटीज़ हैं, वो अगर तंग होकर आई हैं तो हम उनको नागरिकता देंगे। हमें इस पर गर्व है और ये विषय लेकर हम जनता के बीच में ही जा रहे हैं। केवल और केवल जो अर्बन नक्सली हैं, जिनको देश की तरक्की से बदबू आती है, जो 1962 में चीन के आक्रमण पर ये लाल चीन तेरा लाल किले पे स्वागत है नारे लगाते थे, उन लोगों के पेट में दर्द है। आज उनके हाथ में वो लाल झंडा और बंदूक नहीं है, गले में लाल मफलर है जी। वो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस का दुरुपयोग कर रहे हैं, छात्रों के दिमाग का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुख साहब इस पर आएंगे, जिसका जिक्र आपने किया, जेएनयू का भी जिक्र होगा और साथ ही साथ वाम हुड़दंग का भी जिक्र होगा। इस वक्त एक विराम का छोटा सा वक्त है, तो लेते हैं छोटा सा विराम। विराम के उस पार जब तरुण चूग साहब से जुड़ना होगा तो और कई सवाल हैं जिसमें वाम से लेकर दक्षिण तक के तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। विराम के उस पार फिर मिलते हैं। विराम के बाद एक बार फिर प्रश्नकाल में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे लगातार तरुण चूग साहब से, एक बार फिर उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, विराम से पूर्व जब चर्चा हो रही थी तो जेएनयू का जिक्र हुआ और अर्बन नक्सल का जिक्र हुआ।
जो परिस्थितियां हाल के दिनों में है, न केवल जेएनयू विश्वविद्यालय के भीतर, जेएनयू, जामिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालयों के भीतर एक परिस्थितियां के बाद कोई नाम बोलिए। तमाम देश विश्वविद्यालयों में में सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं भाई साहब, सरकारी, गैर सरकारी, लगभग हजारों कॉलेज हैं। अब 5 संस्थानों में केवल इसलिए कि आपको मिनॉरिटी राइट मिला था, तो आप वहां मिनॉरिटी के छात्रों को ब्रेन वॉश करेंगे कि जामिया में, जामा मस्जिद में आप गड़बड़ करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं पूरे देश में। मैं अर्बन नक्सल्स, देखिए आप एक बयान को 4 दिनों में देखिए, मुंह बदले हैं, बोलने वाले मुंह बदले हैं। कहीं पर ममता जी बोल रही हैं, सेम बयान को राहुल और प्रियंका बोल रहे हैं। अगले दिन उसी सेम बयान को वरिंदा कारत और राजा बोल रहे हैं। बयान एक है, कौन टाइप कर रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है। और मेरी आप सबसे भी विनती है, और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, इनका असली चेहरा देखना है ना, तो ताशकंद फाइल्स पढ़ो, केजीबी के पुराने दस्तावेज जो लीक हुए हैं वो पढ़ो, कि किस तरह भारत को कोल्ड वार के समय में देश की नीतियों को कौन चला रहा था, कौन प्रभावित कर रहा था, किन के हाथों में भारत की राजनीति कठपुतलियों की तरह काम कर रही थी, और किस कारण लाल बहादुर शास्त्री जी को बलि देनी पड़ी। मतलब ये तरुण जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के जो प्रीमियर विश्वविद्यालय हैं उनके परिसर को दरअसल अर्बन नक्सल अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रीमियर, ये केवल नहीं है, बहुत है। बहुत वैज्ञानिक पैदा किए भारत के छोटे छोटे गांव में बैठे स्कूल और कॉलेजेस ने। और मेरे को सलूट करता हूँ, हमारे छोटी सी पाठशाला भी लाल बहादुर शास्त्री पैदा करती है, छोटी सा शहर कल्पना चावला पैदा करती है, छोटा सा शहर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करते हैं। छोटे छोटे शहरों से नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आता है, अमित शाह जैसा व्यक्तित्व आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व आता है। इसलिए आप छोड़िए, ये बड़ी बड़ी इमारतों से बड़े बड़े लोग नहीं पैदा हुए, गांव की मिट्टी ने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, लेकिन मैं इनके अड्डों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इन संस्थानों को किस सोच से बनाया गया था और किस तरह उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंकने वाले, पुलिस पे हमला करने वाले लोग, जब पुलिस पकड़ती है तो उसकी जमानत कराने के लिए सुबह वो विधायक जाते हैं। वो किस पार्टी के विधायक हैं? जेएनयू में बच्चों पे हमला होता है, लड़ाई होती है, एक तरह के पॉलिटिशियन कैसे ही रात में पहुंच जाते हैं? उनके पीछे कौन है? थोड़ा सा खुलासा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुलासा बाकी जी। और इसके पीछे अर्बन नक्सल है, और अर्बन नक्सल के पीछे वही हाथ हैं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री हमसे छीना था। ऐसा बड़ा संस्थान जिसके बारे में एक गौरव सोचा था, उस गौरव को नष्ट करने का काम नक्सली कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, चाहे जम्मू कश्मीर के 370 को हटाने की परिस्थिति रही हो, या फिर एनआरसी की परिस्थिति हो, या फिर सीएए की परिस्थिति हो, हमेशा कानून या निर्णय लागू करने के बाद आप जन जागरण का अभियान चलाते हैं। ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं हो पाती है, ये बाद में क्यों होती है? कि आप कहिए कि 4 रैलियां हो गई सीए के खिलाफ, तो क्या ये जनता का मत है? 5 कॉलेजेस में अर्बन नक्सल्स ने कोई झगड़ा क्रिएट करके न्यूज़ क्रिएट करवाई, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ सीए का विरोध है? भाई साहब, सीए का समर्थन है नरेंद्र मोदी जी को 303 सीट देना। हमने सीए छुपा कर नहीं लाए, हमने अपने मैनिफेस्टो पे लिखा जिनको चाहिए 370 तोड़ना वो मोदी के साथ आ जाएं। और कांग्रेस ने लिखा कि 370 के खिलाफ जाएंगे। हमने लिखा इस देश के अंदर नागरिकता का हम बिल लाएंगे, लोग हमारे साथ आए। इसलिए जनमत हो चुका है, और कोई 10 साल पहले नहीं हुआ, 5 साल पहले नहीं हुआ, 2019 की जुलाई में हुआ है। और हम ये नहीं कह रहे हमने लोगों को समझाया है, आप कह रहे जन जागरण। हम 52 में चले थे भाई साहब, इस समझाने में ही की यात्रा है जी। जो आज हम नरेंद्र मोदी जी के समय में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से चले थे जी। और हमने जन जागरण किया, जो 2 थे वो 303 तक पहुंचे। ये जन जागरण का हिस्सा है। इसके बावजूद, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, जनता ही भगवान है, और भारत की ये जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जिंदा भगवान है।
चुग साहब, एक मसला और भी है। जिस तरीके से हाल की परिस्थितियों में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, धारा 370 से शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट का भी योगदान है राम मंदिर के मसले पर, वहाँ से भी एक बहुप्रतीक्षित निर्णय निकल के आया, और उसके बाद की परिस्थिति में एनआरसी से होते होते सीएए तक, अब एनपीआर, इस सब को जोड़ करके एक ख़ास तबके को देश के भीतर एक विशेष समुदाय या बिरादरी या एजेंडे के लोग ये बता रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी की मुसलमान विरोधी नीति का परिणाम है। एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ सारी नीतियों को बीजेपी लागू करे। ये महज संयोग है या प्रतिबद्धता? इससे बड़ा दुनिया का दुष्प्रचार नहीं हो सकता। भाई साहब, जब हमने गैस देना शुरू किया तो किसी दरवाजे को खटखटा के पूछा कि अंदर हिंदू रहता है कि मुसलमान? जब हमने शौचालय बनाया तो किसी से पूछा हिंदू हो कि मुसलमान? हमारी किसी एक नीति में हिंदू मुसलमान, हिंदू को ज़्यादा, मुसलमान को कम, मुसलमान को ज़्यादा, ईसाई को कम, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कानून हमने बनाए हैं, जो हम मांगे पूछ रहे हैं, वो क्या मुस्लिम से पूछ रहे हैं कि हिंदू से पूछ रहे हैं कि सभी भारतीयों से पूछ रहे हैं? जो भी भारतीय है उसको अपना प्रमाण बताने में दिक्कत क्या है? यहाँ तो ऐसा हो रहा हो कि मुस्लिम बस्तियों में जाके नॉक किया जा रहा हो कि आप बताइए आपका प्रमाण क्या है। तो मैं समझूँ आपकी बात, जो वो लोग कह रहे हैं। अगर किसी मंदिर के खड़काकर ब्राह्मण से पूछा जा रहा है तो एक मस्जिद का दरवाजा खटखटाकर अंदर रहने वाले से क्यों नहीं पूछना है? अगर एक सिख बताने को तैयार है, एक आम नागरिक बताने को तैयार है, तो उस दूसरे संप्रदाय को क्यों डराया जा रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है? जब हम पूछेंगे तो 135 करोड़ का पूछेंगे, तो उस 135 करोड़ में तो वो तो 20% हैं, तो 110 करोड़ को दिक्कत नहीं और 20 करोड़ को भी कोई दिक्कत नहीं। केवल कुछ चंद लोग जो बौद्धिक रूप से गुलाम हैं, जिनको हरा ही हरा दिख रहा है, जिनको लगता है कि मोदी को झुकाया जा सकता है, मोदी को डराया जा सकता है और उसके माध्यम से भारत को डराया जा सकता है, भारत को झुकाया जा सकता है। अब देश को आगे बढ़ना है। हमें बांग्लादेशियों की घुसपैठ की जगह नहीं बनानी है। भारत पता होना चाहिए कौन किसका क्या रजिस्टर में नाम आना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें जी। तो अभी तो शर्तें भी कम हैं। हमने कहा आपके पास कोई एक इन 10 में से कोई प्रूफ है, बताइए। आपके पास बैंक अकाउंट है, बताइए। आपके पास राशन कार्ड है, बता दीजिए। आपके पास नीला कार्ड है, बता दीजिए। अरे आपके पास कुछ नहीं है, 3 लोग मोहल्ले के आपके क्या के कह दें, हम तो भी स्वीकार कर रहे हैं। तो आपके पास अगर 3 व्यक्ति भी नहीं है जो ये कहें कि आप भारतीय हैं, तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप कहाँ हैं। तरुण जी, लेकिन इससे जुड़ता हुआ सवाल ये है कि एक अभियान एक समूह विशेष ने शुरू किया है, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि एनपीआर में हम कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे, और इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि एनपीआर दरअसल पहली सीढ़ी है। वो 133 करोड़ में कितने हैं? उन 133 लोगों के कारण देश रुकेगा नहीं। 133 करोड़ में 133 लोगों के कहने पर देश रुकेगा नहीं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से उनसे एक प्रश्न है। आप कहते थे कि मोदी आएगा, मुस्लिम राष्ट्रों से तेल आना बंद हो जाएगा, मोदी आएगा, अमेरिका सामने खड़ा हो जाएगा, मोदी आएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आज विश्व मंच पे भारत का नाम मोदी जी के आने से रोशन हुआ कि नहीं हुआ? आज सऊदी के सभी देश हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? भारत शांति का दूत बन के सामने आया कि नहीं आया? आज रूस, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मन, दुनिया का कौन सा देश है जो भारत के साथ नहीं है? और उसके पीछे, बढ़ते हुए भारत के पीछे नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी तपस्या, उनकी मेहनत की प्रकाष्ठा और उनकी नेतृत्व शैली, उनका आकर्षण आज विश्व में भारत को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। और मेरी उनसे विनती है, जो लोग ये 133 जो लोग हैं, जो 133 करोड़ का चित्रण खराब करने में लगे हैं, मेरी उनसे निवेदन है, दुनिया के सबसे छोटे देश युगांडा में भी चले जाएं, अंदर जाते समय क्या उनसे उनका पासपोर्ट पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? क्या वो रूस का ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट पासपोर्ट, क्योंकि ये कहकर कि वो सीपीआई के सदस्य हैं? तो भारत में क्यों? रूस में आप सब दिखाने को तैयार हैं, जहाज में चढ़ेंगे, गाड़ी में चढ़ेंगे तो
ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, लोएस्ट रिक्वायरमेंट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कोई भी प्रूफ होना चाहिए ट्रेन सफ़र करने के लिए, वो भी आप कहते हैं मेरे पास नहीं है। और ये सफ़र करने पे ये कार्ड लगेगा, जहाज में सफ़र करने पे ये कार्ड लगेगा, ये हमारे समय में नहीं शुरू हुआ भैया, कब से चल रहा है जी। तो ऐसी बातें जो भ्रम पैदा करने की, उन 133 लोगों से मेरा निवेदन है, 133 करोड़ भारतीयों का चित्रण खराब मत करें। अच्छा तरुण जी, ये जो 133 लोग हैं जो कहते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो क्या ये डिटेंशन सेंटर भेजे जाएंगे? डिटेंशन सेंटर को, ये भी उनके ही दिमाग की उपज है। मेरे को पूरा विश्वास है ये 133 लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि देगा और ये 133 करोड़ भारतीयों के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और बढ़ते हुए भारत, एक ताकतवर भारत के सपने को जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में सहयोग करेंगे। बस आखिरी में, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, धारा 370 पर आपने फैसला ले लिया। अक्सर आप कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो पाक अधिकृत कश्मीर और सामान्य नागरिक संहिता, क्या इसको लेकर भी आने वाले वक्त में निर्णय देखने को मिलेगा? भाई साहब, अमिताभ जी, अखिलेश यादव को सदन में ये पूछना पड़ा था कि पीओके किसका है। हो सकता है लालू यादव जी के बेटों को भ्रम हो, और हो सकता है राजीव गांधी जी के बेटा और बेटी को भ्रम हो। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता के नाते मेरे को स्पष्ट है कि पीओके की एक एक इंच जमीन मेरी है, मेरी मातृभूमि है, और वो भारत का अंग है। पाक उस पर ऑक्युपाइड करके बैठा है, इसमें मेरे को 100% कोई संशय नहीं है, कोई मेरे दिमाग में कोई वहम नहीं है। वो मेरी जन्मभूमि है, मेरे हिंदुस्तान का अंग है, इसमें कोई मेरा संशय नहीं है। और ये बढ़ता हुआ भारत अब रुकने वाला नहीं। भारत केवल इस महाद्वीप में नहीं, पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा। और जिन लोगों को कुछ दिक्कत है उनसे मैं निवेदन करूंगा, 70 साल को एक तरफ लिखिए और 5 साल को, अभी 6ठा साल चल रहा है, 6 साल के श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को एक तरफ लिखिए। समझ आएगा कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ आप आग लगा रहे हैं बसेस को, आप नौजवानों के मन में बारूद भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं, और दूसरी तरफ लुटियन जोन में नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ भविष्य के भारत की योजना बना रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था से दुनिया से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के पड़ाव को पूरा करने में लगे। वो देश के हर नागरिक को मकान देने में लगे, देश को गरीबी से मुक्त करने में लगे। हमारी लड़ाई गरीबी के साथ है, हमारी लड़ाई गंदगी के साथ है, हमारी लड़ाई हर व्यक्ति को मकान देने के लिए है। आपकी लड़ाई जलाने को है, आपको जलाने नहीं देंगे। ये भारत हमारी मातृभूमि है। देश की गति के साथ दिल्ली की गति भी जुड़े। राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग साहब को पार्टी ने जो भूमिका दिल्ली में दी है उसमें भी श्रेष्ठकर परिणाम निकल कर आए, ऐसी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको है। इस बातचीत के लिए आपने वक्त दिया, आपका बहुत आभार। प्रश्नकाल के अगले अंक में फिर आप सबसे जुड़ना होगा किसी नए मेहमान के साथ। इस वक्त प्रश्नकाल को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।